Assalamu alaikum. This is session number 23 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491 and I'm Usman bin Saif. As with every session, we follow a sequence of looking at a quick snapshot of what we learned in the last session. जिस तरह हम हर सेशन में देखते आ रहे हैं कि हम पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था और फिर अगले सेशन की कुछ बात करते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते होते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में दो मेन टॉपिक्स देखे थे जो कि दे आर वन ऑफ द कोर टॉपिक्स ऑफ टू ऑफ द कोर टॉपिक्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वन वाज correlation, one was regression। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ी थी और कोरिलेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने फिर इन दोनों का डिफरेंस भी देखा था। हमने देखा था कि अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो रिग्रेशन किन सिचुएशंस के अंदर हम अप्लाई करते हैं, कोरिलेशन किन सिचुएशंस में हम अप्लाई करते हैं। कोरिलेशन में हमने देखा था कि जब हम सिंपली रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हम कोरिलेशन देखते हैं, और जब हम रिलेशनशिप्स और उसका कॉज भी देखते हैं, कॉजैलिटी भी चेक करते हैं, तो हम रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। फिर हमने रिग्रेशन कोरिलेशन की हमने इन डिटेल इनकी कैलकुलेशंस देखी थी, हमने इनके फार्मूलाज देखे थे। फिर हमने देखा था कि इसको कैसे ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं, और ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो लाइन जो है रिग्रेशन लाइन या कोरिलेशन लाइन जो है उसके ऊपर किस तरह से हम इसकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं कि और आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर अगर वो कितने दूर हों या कितने रिग्रेशन लाइन के करीब हों तो क्या होता है। फिर इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़े थे, कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा था, एक हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा था, आर स्क्वायर पढ़ा था। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम फाइंड करते हैं कोरिलेशन के अंदर, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम रिग्रेशन में देखते हैं। और एंड पे जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन देखा था तो हमने कंपैरिजन में एक टेबल स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था कि रिग्रेशन किस सिचुएशन में अप्लाई होती है, कोरिलेशन किस सिचुएशन में अप्लाई होती है, दोनों के लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस टाइप के होने चाहिए, दोनों का रिज़ल्ट किस तरह का आता है और किसकी सिग्निफिकेंस किस सिचुएशन में ज़्यादा है। तो ये तो था जो हमने लास्ट सेशन में देखा। लास्ट सेशन में फिर हमने एक बिफोर फिनिशिंग आवर सेशन हमने एक बात और डिस्कस की थी कि इस सेशन में हम एक अभी तक हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हमने स्टैटिस्टिकल जितनी टेक्निक्स पढ़ी, हम उनको एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे कि वो टेक्निक्स क्या थी। हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमने ये सेक्शन शुरू किया था। हम अभी सेक्शन 3 में हैं। हमारा कोर्स 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 3 इस वक्त हम कवर कर रहे हैं। सेक्शन 3 में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग से देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हमने और बहुत सारी इसमें सिचुएशंस देखी थी, कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि हम हाइपोथेसिस एरर्स क्या होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं, हमारा ग्राफ जो है हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसे देखते हैं। हमने उसमें देखा था कि स्क्यूडनेस और कर्टोसिस से हम इसकी शेप डिफ़ाइन करते हैं, और हम फिर ये भी हमने देखा था कि हमारा डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है। फिर इन सारी चीज़ों के अलावा हमने टेस्ट्स देखे थे कि टी टेस्ट क्या होता है, जी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, एनोवा क्या होता है। ये तो सारे हमने पैरामीट्रिक टेस्ट थे। फिर हमने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी देखे थे कि वो कौन कौन से हैं, क्या हैं। फिर हमने देखा था मीन क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, और फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं। फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने पढ़ा था, इन डेप्थ देखा था हमने कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा फिर हमने वेरिएंस देखा था।
फिर हमने देखा था कोवेरियंस, हम कैसे पॉपुलेशन का कोवेरियंस कैसे निकालते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो थी हमने इस सेक्शन में कवर की हैं। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि हमने ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल्स देखी थी, लेकिन हमें बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर एक हायर लेवल पे जब हम एक मार्केटिंग स्टडी कर रहे हैं या हम एक बिज़नेस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें बेसिक कैलकुलेशंस हम लोग हाथ से खुद नहीं करते, टेबल्स को देख के नहीं करते। नॉर्मली हर जगह पे अगर आप एक थीसिस भी कर रहे हैं, एक डिसर्टेशन कर रहे हैं, या आपका एक प्रपोजल है, उसके लिए भी अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो भी आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सिंपल जो मोड है, वो सबसे आसान जो स्टैटिस्टिकल हम एक टूल यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एडवांस लेवल पे चले जाएं तो SPSS है। हम इस कोर्स में एक्सेल और SPSS दोनों देखेंगे। अब SPSS एक एडवांस स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, IBM ने डेवलप किया हुआ है इसे, और इसको देखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमने कोई टेस्ट करना है, हमें तो पहले पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है। अब वो टेस्ट कि अगर हमने डाटा एंट्री करके हमने SPSS में डाल दिया और उसने हमें SPSS ने क्या करना है, हमें रिजल्ट्स जनरेट करके दे देने। हमने उसमें हमें कैलकुलेशंस फॉर आवर कॉन्सेप्ट, हमें फॉर्मूला आना चाहिए, कैलकुलेशंस पता होने चाहिए कैसे हैं, ताकि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। इसी वजह से हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन हम जब SPSS पे काम करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी कॉन्सेप्चुअली तो ज़रूरी हैं, लेकिन हम ऑपरेशनली इनको यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं। एक्सेल सबसे आसान जो डाटा एंट्री है वो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। उसमें हम एक्सेल में डाटा एंट्री कर लेते हैं और फिर उस डाटा को वहाँ से एक्सपोर्ट करके हम SPSS पे ले आते हैं, या SPSS पे भी हम डायरेक्टली डाटा एंट्री कर सकते हैं। और अब दो बातें हो गई। एक तो कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। कॉन्सेप्ट्स के बाद हमें पता होना चाहिए टूल्स कौन कौन से हैं। टूल्स को हमने जब अप्लाई करना है तो हमें ये पता होना चाहिए किस सिचुएशन में कौन सा टूल अप्लाई होता है। अब अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में एक टूल अप्लाई होता है तो उस टूल के अगेंस्ट अब हमने देखना है कि हमें SPSS किस तरह का रिज़ल्ट या हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स किस तरह का आता है। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, उसको इंटरप्रेट करके ही हम अपने रिज़ल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हमें जब तक हमें करेक्ट अपने रिज़ल्ट्स नहीं पता होंगे, हम अपना हाइपोथेसिस का रिज़ल्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या अल्टरनेटिव ट्रू है। उन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि व्हाट आवर रिज़ल्ट्स आर, हमारे रिज़ल्ट क्या आ रहा है। और अब हमने जैसे अभी मैंने बात की कि दो चीज़ें, एक तो हमने जान लिया, देख लिया कि हमारे यहाँ टेस्ट कौन कौन से हैं, हमने पिछले सेशंस में इसे देखा। अब हमने देखना है आज के सेशन में हमने एक दफ़ा दोबारा स्नैपशॉट एक देखना है, क्विकली रिव्यू करना है कि ये सारे टेस्ट थे जो कि इन सिचुएशंस पे अप्लाई होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इनका SPSS किस तरह का या इनके रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं और उन रिजल्ट्स का क्या मतलब है, उनको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। फिर उससे जो नेक्स्ट सेशन है उससे हम SPSS स्टार्ट करेंगे। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे, उसमें डाटा एंट्री कैसे करते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, या SPSS से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इंपोर्ट कर लेते हैं, डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। फिर हम उसका कैसे एनालिसिस, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स किस फॉर्म में, किस शेप में आते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन एक दफ़ा हम पहले देखेंगे, एक दफ़ा हम SPSS को अप्लाई करके उसके बाद देखेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ अबाउट डिसर्टेशन राइटिंग या ऑपरेशनल रिसर्च कैसे होती है, मार्केटिंग की रियल रिसर्च। हम एग्जांपल्स के स्टडीज़ देखेंगे। तो आज के सेशन में अब हमने एक बात अभी डिस्कस की कि आज के सेशन में अब हमने देखना है कि हमारे कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, कौन से पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अवेलेबल हैं
जिसकी बेसिस पे हम अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, और वो किन किन सिचुएशंस में कैसे अप्लाई होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहली बात, डिज़ाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट। हमने ये सेक्शन स्टार्ट किया था रिसर्च डिज़ाइन से। अब दो तरह के सवाल हैं, एक एम्पेरिकल है, एक स्टैटिस्टिकल है। एम्पेरिकल क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी वांट टू नो, हम अपनी रिसर्च स्टडी से क्या जानना चाहते हैं। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जिस पे हमारा रिसर्च डिज़ाइन बेस करता है। हमें पता चलता है कि हमने अपने जो रिसर्च स्टडी करनी है, स्टैटिस्टिकल स्टडी, किस बारे में करनी है, हम चाहते क्या हैं, क्या रिजल्ट, हमें क्या प्रॉब्लम क्या है। दूसरा सवाल स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन का, एनालाइजिंग द डेटा, हम डेटा को कैसे एनालाइज करना चाहते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस हम देखते हैं। प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्ल्ड नॉलेज से। बेसिकली पूरी दुनिया में जो नॉलेज है उसको हम अगर एक बॉक्स में बंद कर लें और उसको हम नाम दे दें कि ये पूरी दुनिया है, वहाँ से सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से हम क्या करते हैं, डेटा एक्वायर कर लेते हैं। डेटा को हम फिर क्या करते हैं, मैच करते हैं थ्योरी के साथ, रिवाइज करते हैं हम, और साथ साथ एक और चीज़ भी करते हैं। जब हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से हमने डेटा एक्वायर करना है तो साथ हम लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी करते हैं ऑफ थ्योरीज, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, पहले लोगों ने क्या काम किया है। उससे क्या हमें पता चलता है लिटरेचर रिव्यू से, थ्योरी से, कि इस फील्ड में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन लोगों ने ये काम किया है, ये टूल्स मैथडोलॉजीज अप्लाई की थी, ये उनका रिजल्ट था। उससे क्या होगा, एक तो हम जब डेटा कलेक्ट कर लेंगे, हमारा डेटा हम रिवाइज कर सकेंगे, हमें पता चल सकेगा कि ये प्रॉब्लम थी तो मुझे ये डेटा रिक्वायर्ड है इसके लिए, और ये स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी में अप्लाई कर सकता हूँ। फिर थ्योरी से हम क्या डिराइव करेंगे, एक एम्पेरिकल हाइपोथेसिस, हमारा जो एम्पेरिकल हमारा क्वेश्चन है वो हम डिराइव कर सकेंगे, हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकेंगे, रिफाइन कर सकेंगे। इवेंचुअली जब हम डाटा एनालिसिस करेंगे तो फिर हमें डाटा एनालिसिस को इंटरप्रेट करना भी, हमें एम्पेरिकल हाइपोथेसिस अगर हमें एग्जैक्ट पता होगा, हमारा हाइपोथेसिस क्लियर होगा, तो ही हम डाटा को एनालिसिस करके इंटरप्रेट भी कर सकेंगे। सो दिस इज हाउ द रिसर्च प्रोसेस वर्क्स। अब हम बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसीजर टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई डाटा। डिस्क्रिप्शंस, रिपोर्टिंग। इन्फ्रेंशियल क्या होती है, टेक्निक है, बेसिकली टेक्निक्स हैं टू स्टडी सैम्पल्स एंड मेक जनरलाइजेशंस अबाउट द पॉपुलेशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है, डिस्क्रिप्टिव तो है भाई कि हमने एक सिचुएशन है उसको रिपोर्ट किया, हमने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की, समराइज की, उन्हें ऑर्गेनाइज किया, सिंप्लीफाई किया डाटा, ये तो हमारे डिस्क्रिप्टिव हो गया। इन्फ्रेंशियल है कि हमने कोई टूल टेक्निक उस पर अप्लाई की और हमने एक सैम्पल को स्टडी करके हमने उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक थ्योरी, जनरलाइज्ड थ्योरी या जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हमने डिराइव की। अब एरर क्या होता है जी, सैम्पलिंग एरर। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। एक पॉपुलेशन है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब हमने पॉपुलेशन से एक सैंपल डिराइव किया, अब सैंपल की जो वैल्यू और हमारा जो, अगर हम इन अदर वर्ड्स जैसे देखें, सैम्पलिंग एरर ये होता है कि जी हमारा जो सैंपल एक एट्रीब्यूट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो एट्रीब्यूट पॉपुलेशन में भी मौजूद है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक जो सैंपल में है वो पॉपुलेशन में मौजूद है। अगर नहीं है तो ये हमारा सैम्पलिंग एरर। इसका मतलब हमने सैंपल ही गलत लिया। हमारी जो पॉपुलेशन थी, हमने एक बात की कि
एक पॉपुलेशन है 50 लोग हैं, 50 लोग हमने कौन से लिए, 50 लोग हमने वो देखे जो कि अमीर लोग हैं। अब हमने उसमें से हो सकता है 50 में से 40 लोग अमीर हों, शायद 10 लोग अमीर ना हों, और हमने जो सैंपल लिया वो हमने उनका ले लिया जो अमीर नहीं थे। या ऐसे भी हो सकता है 50 लोग अमीर हैं और हमने जो सैंपल लिया वो उस पॉपुलेशन से ना लिया, हमने किसी और से लिया, और हम स्टडी क्या करना चाहते हैं, अमीर लोगों को स्टडी करना चाहते हैं। सैंपल अमीर लोगों का लेना था लेकिन हमने ले गरीब लोगों का लिया। दिस इज सैम्पलिंग एरर। हाइपोथेसिस हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया पहले भी, बहुत सिंपल बात है। अगर हम एग्जैक्टली डेफिनेशन को देखें तो शायद हमें लगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम इन्हें इन सिंपल वर्ड सिंपल टर्म में देखें तो हमने डिफाइन किया था हाइपोथेसिस क्या होता है, हंच, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग। मैंने एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की, उसके बाद मैंने लिटरेचर रिव्यू किया। लिटरेचर रिव्यू किया तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, उनके मैंने देखा कि सॉल्यूशंस, उनके हाइपोथेसिस देखे, तो मुझे भी एक आइडिया हो गया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता। मैं देखा कि और भी रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, उनका ये प्रॉब्लम था, ये सॉल्यूशन उन्होंने ड्राइव किया, तो मैं भी देख रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम वैसी है तो सॉल्यूशन भी मेरा ऐसा तकरीबन ऐसा होना चाहिए। मेरी अपना ख्याल, या वैसे ही अगर मैं देखूं कि मेरा किसी चीज़ के बारे में मेरा क्या ख्याल है, मेरा ये हाइपोथेसिस है, मेरा ख्याल है जैसे दो लड़के, एक सलमान और आदिल है। अब सलमान और आदिल को मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि सलमान ज़्यादा बेहतर लड़का है, सलमान अच्छा बच्चा है। हो सकता है कि सलमान अच्छा बच्चा ना हो, लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल ये है उनको देख के कि सलमान एक अच्छा बच्चा है। अब जब तक मैं उनको स्टडी नहीं करूँगा, मेरा हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस ये कि सलमान अच्छा बच्चा है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि सलमान अच्छा बच्चा नहीं है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि सलमान अच्छा बच्चा है या नहीं है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें, अ हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना। It is defined as proposition or a set of proposition forth as an explanation for the occurrence of some specified group of phenomena, either asserted merely as a provisional conjecture to guide some investigation or accepted as highly probable in the light of established facts. Proposed explanation of a phenomena. Simple बात, उसमें अगर हम और चीज़ें साथ टैग करें तो क्या है, गाइड merely as a provisional conjecture to guide some investigation or accepted as highly probable in the light of established facts. कि अब मैंने सलमान और आदिल की बात की। सलमान मेरा ख्याल है अच्छा बच्चा है। क्यों अच्छा बच्चा है? क्योंकि मुझे पता है स्कूल में उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, देखने में भी वेल ड्रेस्ड है। सलमान और आदिल अभी हमने बात की कि अच्छे बच्चे हैं, जिसमें हमने कहा सलमान ज़्यादा अच्छा बच्चा है। अब सलमान अच्छा बच्चा क्यों है? क्योंकि मेरा हंच क्या है, मेरा हाइपोथेसिस है कि सलमान ज़्यादा अच्छा बच्चा है, क्योंकि सलमान के एस्टेब्लिश फैक्ट्स क्या हैं, ग्रेड्स स्कूल में अच्छे आते हैं, देखने में उसके कपड़े ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसको देखने में बेशक साफ़ सुथरा है, ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन उसका करेक्टर इतना अच्छा ना हो, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी ना हो, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करता हो। ये तो जब मैं स्टडी करूँगा तो मुझे पता चलेगा ना। फॉर द टाइम बीइंग तो मेरा हाइपोथेसिस यही है, उसको देख के मुझे यही लगता है कि सलमान ज़्यादा अच्छा बच्चा। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। हमने ऐसे तो बहुत सारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, हमने देखे थे, लर्न किए थे, लेकिन मेन बात क्या है? पहली बात ये कि इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। हमारा जितना कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होगा उतना हमारा रिजल्ट भी क्लियर होगा, हमें पता होगा हमने एग्जैक्टली करना क्या है, हम चाहते क्या हैं।
शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन सिंपल टर्म्स, जितना क्लियरली सिंपली डिफाइंड होगा उतना हमें हमारी अपनी क्लैरिटी, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। शुड बी कंसिस्टेंट विद द नोन फैक्ट्स। अब कंसिस्टेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हमें नोन फैक्ट्स क्या हैं? सलमान रेगुलरली स्कूल जाता है, उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, कपड़े साफ़ सुथरे पहनता है, और हम कहें कि नहीं, हमारा हाइपोथेसिस ये है कि अच्छा बच्चा नहीं है। इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। जब फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि वो दे शो कि वो अच्छा बच्चा है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस, हमारा हाइपोथेसिस ये होना चाहिए कि वो हमारा ख्याल है कि अच्छा बच्चा है। और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि हम जब उसको एक्चुअली टेस्ट करें तो पता चले, प्रूवन अदरवाइज हो जाए कि नहीं, वो अच्छा बच्चा नहीं। लेकिन इनिशियली तो हमारा हाइपोथेसिस यही होगा ना कि वो अच्छा बच्चा है, क्योंकि फैक्ट्स, ग्राउंड फैक्ट्स यही बताते हैं कि अच्छा बच्चा। नाउ अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंसर्निंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अभी हमने बात की नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। It expresses no difference that the population mean is equal to the hypothesized mean. Alternative क्या होता है? That the population mean is not equal to hypothesized mean. It may be more or less. हमने कहा सलमान अच्छा बच्चा है, तो ये हमारा है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव क्या होगा? सलमान अच्छा बच्चा नहीं है। फिर है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है जी? हमने पहले भी देखा था, जिसमें हमने बात की थी कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी बात की थी। द प्रोबेबिलिटी लेवल बिलो विच वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम एक प्रोबेबिलिटी लेवल हम एक डिफाइन कर देते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस बता देते हैं कि जी वी आर 95% sure about this data। 5% की तो उसमें लेवरेज है, लेकिन क्या है 5% से अगर हमारा क्या होगा, हमारी जो पी वैल्यू है वो इससे कम आएगी तो क्या होगा? हम वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। In general, we use two critical regions which cover 5% and 1% area of the normal curve. या हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करते हैं या 95। तो 99 का मतलब है 1%, वो इज़ द 0.01 इज़ द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या 0.05। टाइप ऑफ एरर्स। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो तरह के एरर्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा था। एक टाइप 1 एरर है, एक टाइप 2 एरर है। एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को हम बीटा कहते हैं। अल्फा क्या होता है? ये एक टेबल है, बड़ा सिंपल टेबल है। हम पहले भी टाइप ऑफ एरर्स इन डिटेल देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टेबल के थ्रू आपको ज़्यादा आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हाउ वी रिजेक्ट, हाउ वी एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स। अब हमारा पहला कॉलम है स्टैटिस्टिकल डिसीजन, दूसरा और तीसरा कॉलम है एच नॉट ट्रू है या एच नॉट फॉल्स है। एच नॉट के हमारा नल हाइपोथेसिस है। वो कहता है कि अगर हमारा एच नॉट फॉल्स हो, हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो, तो हम क्या करते हैं? हम अपना नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, अगर ट्रू हो तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना। एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, हमने पहले भी बात की, नल हाइपोथेसिस है, ट्रू होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, फॉल्स होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे। अब अगर वो कहता है ही हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स, तो हम उसे क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसे फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होगा? ये टाइप 1 एरर होता है। नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। इसी तरह हमारा जो
नल हाइपोथेसिस है, अगर वो ट्रू है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसे रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, बात ठीक होगी कि नल हाइपोथेसिस है, ट्रू है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो फिर भी हम एक्सेप्ट कर लें, फॉल्स है फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 एरर होगा, जिसे हम बीटा कहते हैं। अब दो तरह के हमने देखे थे, टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट देखे थे। टू टेल्ड वन टेल्ड टेस्ट हमने सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने डिस्ट्रीब्यूशंस देखी थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी डिफरेंट टेस्ट की। अब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जो आपकी टेल है वो एक तरफ है तो वन टेल है, दूसरी दोनों तरफ है तो टू टेल टेस्ट हो जाता है। अब हम टू टेल टेस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? इन अ डबल टेल टेस्ट द एरियाज ऑफ बोथ द टेल्स ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या थी? नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यूं करके कर्व था। अब एक टेल, दो टेल, दोनों तरफ टेल है, अगर दोनों तरफ हमारा जो एरिया है अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो रिप्रेजेंट करता है क्या, हमारे उसको सैंपल को या पॉपुलेशन को, तो ये क्या होगा? टू टेल टेस्ट होगा। अगर एक तरफ सिर्फ रिप्रेजेंट करे तो ये वन टेल टेस्ट होगा। whereas in the single tail test only the area on the right of an ordinate is taken into consideration. Now critical procedure for hypothesis testing. हमने hypothesis testing का बड़ा elaborated हमने एक procedure पढ़ा था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहाँ से शुरू होती है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा क्या है, हमने 8 स्टेप प्रोसेस पढ़ा था। लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को क्रिटिकली और स्टैटिस्टिकली देखें, हमने अपना हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बेस पे, तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? क्रिटिकली क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले तो स्टेट H0 एज वेल एज HA, H1। H0 क्या है? हमारा नल हाइपोथेसिस है। HA या H1 क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। सबसे पहला काम तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही करते हैं कि भाई हाइपोथेसिस अपना डिफाइन करते हैं कि या तो वो नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, क्या है, उसी की बेस पे हम अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ना। हमें जब पता होगा कि नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, क्या है नल हाइपोथेसिस, क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों की बेस पे फिर हम देखेंगे हमने कौन सा टेस्ट लगाना है, कैसे इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है। स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और द पी वैल्यू। सेकेंड स्टेप क्या है? स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और द पी वैल्यू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू हमने कैसे हमने देखी थी? हमने देखा था कि हमारा नॉर्मली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हम वो 0.05 लेते हैं या 0.01 लेते हैं, रेयर केसेस में 0.01 लेते नहीं तो 0.05 ही लेते हैं। तो हमने इसे स्पेसिफाई करना है कि हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। फिर तीसरा स्टेप, डिसाइड द करेक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिसाइड करना है हमारा पॉपुलेशन क्या है, उसका हमने सैंपल कैसे लेना है, उसकी क्या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। चौथा स्टेप क्या है? सैंपल अ रैंडम सैंपल एंड वर्क आउट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू। रैंडमली हमने एक सैंपल ले लिया, अब उसकी हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उसका मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी है, वेरिएशन देखनी है, कोवेरियंस देखना है और हमने वेरिएंस देखना है। कोवेरियंस तो उस सूरत में देखेंगे अगर वो हमारा 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, अदरवाइज तो हम वेरिएंस देखेंगे।
उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल रिजल्ट वुड डाइवर्ज एज वाइडली एज इट हैज फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ आके टेस्ट लगाना है, हमने एक टेस्ट के थ्रू हमने देखना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है कि सैंपल रिजल्ट जो है वो हमारा कितना वेरिएट करता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। फिर क्या है जी, इज द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू और स्मॉलर देन द वैल्यू इन द केस ऑफ वन टेल टेस्ट। अगर तो इक्वल है वैल्यू या स्मॉलर है फिर क्या करते हैं हम, यस अगर इक्वल है या स्मॉलर है तो हम क्या करते हैं, एच नॉट रिजेक्ट कर देते हैं, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। हम क्या देख रहे हैं, हम क्रिटिकल प्रोसीजर देख रहे हैं फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अभी हमने बात की 4 स्टेप्स की, पहले बात की जिसमें हमने कहा पहला तो स्टेप है कि हम बताते हैं कि जी H1 और H0 या HA और H0 क्या होता है, क्या होगा हमारे स्टडी के लिए। फिर हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताते हैं, फिर हम बताते हैं कि हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, फिर हमारा रैंडम सैंपल क्या होगा, रैंडम सैंपल के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, उन वैल्यूज़ की बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। नॉन पैरामीट्रिक से हमें टेस्ट से क्या पता चलेगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ द सैंपल रिजल्ट आएगा, और वो क्या होगा, वो डाइवर्ज, वो एज वाइडली एज इट हैज़ फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, वो हमें बताएगा कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी उसकी दूर वो है, डाइवर्जेंस है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। फिर जब हमारे पास रिजल्ट आ गया तो हमने उसके बाद देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी कम है या इक्वल है, किससे, वन टेल टेस्ट में। अगर प्रोबेबिलिटी हमारी जो सिग्निफिकेंस है प्रोबेबिलिटी कम है या इक्वल है, कम है या इक्वल है, अगर हम कहते हैं हाँ जी कम है और इक्वल है तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हम बात करें वन टेल टेस्ट की। इसी तरह जब हम टू टेल टेस्ट देखते हैं, हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टू टेल टेस्ट देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इज द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू और स्मॉलर देन अ वैल्यू इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट। इसमें अब क्या देखेंगे, जब टू टेल टेस्ट है वैल्यू स्मॉलर देन है या इक्वल है। अगर स्मॉलर देन नहीं है, इक्वल भी नहीं है, ज्यादा है, फिर क्या करेंगे, नो, फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हम कहते कि हाँ स्मॉलर देन है और इक्वल टू है, फिर हम एक्सेप्ट कर लेते, येस हो जाता। एक्सेप्ट अगर येस हो जाता तो फिर क्या हो जाता, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। इस सिचुएशन में क्या है, जब हमने कहा कि नहीं हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया अपना नल हाइपोथेसिस। दिस इज द क्रिटिकल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस डिफाइन किया H0 H1, आपका H0 रिजेक्ट होगा तो उसका मतलब H1 एक्सेप्ट होगा। H1 आपका एक्सेप्ट हो जाता है, आपका H0 रिजेक्ट हो जाता है तो H1 एक्सेप्ट हो जाता है, H0 एक्सेप्ट हो जाता है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख लें, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, उसकी बेस पे आप रैंडम सैम्पल कर लें, सैम्पल लेके आप उसके सैम्पल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके आप पैरामीटर नॉन पैरामीटर टेस्ट लगा के आप टेस्टिंग करते हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ जाती है। फिर आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू कम है या इक्वल है या ज़्यादा है, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। नाउ द रिसर्च प्रोसेस, हमने बात की थी पहले भी, पिछले सेशंस में हमने रिसर्च प्रोसेस 2-3 दफ़ा हमने थॉरली देखा, एक दफ़ा फिर उसके हम देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या हैं रिसर्च प्रोसेस के। सबसे पहले तो हम करते हैं आइडेंटिफाई अपना रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन किस बेस पे हम अपना आइडेंटिफाई करते हैं, उससे पहले क्या स्टेप्स हैं,
सबसे पहले हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता होगी तो हम अपने क्वेश्चंस डिफाइन कर सकेंगे। क्वेश्चंस को फिर नैरो डाउन करके हम अपना ऑब्जेक्टिव करते हैं डिफाइन। ऑब्जेक्टिव से फिर हम अपना रिसर्च क्वेश्चंस बताते हैं कि जी हमने ऑब्जेक्टिव में हम बेसिकली बताते हैं कि हमारे ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं। फिर क्या आता है, सेकंड स्टेप इज स्टडी डिज़ाइन, कि हमारे डिज़ाइन क्या होगा, हमने स्टडी करनी कैसे है, कितने टाइम में करनी है, क्या बजट होगा, कितने लोग काम करेंगे, सुपरवाइज़र कौन है, कौन सी मेथडोलॉजी लगेगी, ये टेस्ट लगाने हैं, इसके लिए डाटा कौन सा चाहिए, डाटा आएगा कैसे, क्वेश्चन आयर क्या होगा, फील्ड टेस्टिंग कौन कैसे होगी, प्री टेस्ट कैसे होगा, फिर हमने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, डाटा कलेक्ट करके हमने उसे पंचिंग डाटा की कैसे करनी। फिर जब कलेक्ट डाटा फ्रॉम सैम्पल हमने बता दी पॉपुलेशन ये है, उसका सैम्पल इतना है, उस सैम्पल से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे मीन क्या है, मीडियन क्या है, और वो देखते हैं। फिर हम अपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशंस अप्लाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं एंड के ऊपर, फिर हमारा जब हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है तो हम फिर अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दिस इज अ 6 स्टेप रिसर्च प्रोसेस मॉडल, जो कि मेन स्टेप्स जिसमें सिर्फ बताए हैं। नाउ ऑर्गेनाइजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। सबसे पहले हम वी ऑर्गेनाइज इट बाय द टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। क्या हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, कैसे करना है, किस स्टेज पे करना है। मेजर डिविजन्स क्या हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, अगर वेरिएबल्स हों, वेरिएबल्स के दरमियान वेरिएशन हो, रिलेशनशिप हो, तो हम क्या करते हैं कोरिलेशन या रिग्रेशन यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हो अगर वेरिएबल्स के दरमियान, तो क्या करते हैं टेस्टिंग फॉर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स और ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम टी टेस्ट लगाते हैं, एनोवा यूज़ करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। दो बातें, ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्च क्वेश्चन हमारा बताता है हमें या तो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप है या डिफरेंसेस हैं। अगर रिलेशनशिप हमने मेजर करना है तो हम क्या करेंगे कोरिलेशन या रिग्रेशन टेक्निक यूज करेंगे। अगर दोनों वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंसेस हैं तो क्या करेंगे, हम टी टेस्ट लगाएंगे, एफ टेस्ट लगाएंगे, एनोवा यूज करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट बाय टाइप ऑफ टेस्ट, हमारे पास डिफरेंट दो तरह के बेसिक मेजर जो डिविजन्स हैं टेस्ट की, वो दो तरह की हैं। अब हमने जब बात की थी, पहले हमने बात की थी डिवीजन या ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन हमारा बताता है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मेजर करना है या डिफरेंसेस मेजर करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बाय टाइप ऑफ टेस्ट, कितनी तरह के टेस्ट हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने जितने टेस्ट हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामीट्रिक टेस्टिंग होती है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग होती है। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, आर बेस्ड ऑन assumptions अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ measures इन द पॉपुलेशन। अ नॉर्मल या जिसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इज यूजुअली assumed, आर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ measures इन द पॉपुलेशन। जो मेजर्स की बेस पे, पॉपुलेशन की मेजर की बेस पे हम टेस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, पैरामीट्रिक होते हैं। मेजर्स क्या क्या हैं पॉपुलेशन के, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनकी बेसिस के ऊपर जो हम टेस्ट करते हैं वो होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट आर पावरफुल बट कैन बी अब्यूज्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन डाटा डोंट मीट द अंडरलाइंग assumptions ऑफ टेस्ट, तो भी हम
अगर assumptions मीट नहीं भी कर रहा होता तो भी हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. नाउ ऑर्गेनाइजेशन बाय टाइप ऑफ टेस्ट हमने भी बात की दो तरह की, एक पैरामीट्रिक है, एक नॉन पैरामीट्रिक है. पैरामीट्रिक क्या होते हैं? जो कि बेस करते हैं ऑन द मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पे. अब नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं? डू नॉट मेक assumptions about population distribution, also called distribution free test, lower in power and less flexible than parametric test. पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक डिफरेंस क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट किस पे बेस करते हैं? मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मेजर्स जितनी हैं उसके ऊपर बेस करके टेस्ट होगा तो पैरामीट्रिक होगा. अगर वो टेस्ट किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस नहीं करता तो नॉन पैरामीट्रिक होगा. बहुत सिंपल सी बिल्कुल एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें बीच में, सिंपल से एक डिफरेंस है. पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है, नॉन पैरामीट्रिक किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस नहीं करता. अब हमने ऑर्गेनाइजेशन के दो स्टाइल्स पहले देखे. एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बाय रिसर्च क्वेश्चन था, एक हमने देखा बाय टेस्ट था. अब हमने तीसरी टाइप है रिसर्च डिज़ाइन. इसमें रिसर्च डिज़ाइन में मेजर जो डिविजन्स हैं वो दो हैं, एक एक्सपेरिमेंटल है, एक सर्वे. अब एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? हमने सारी चीज़ें पहले पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हम अब रिवाइज कर रहे हैं. अब हम दोबारा बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट्स independent variables and records effects on dependent variables. Independent variables are stimulus variables and dependent variables are response variables. Survey research is concerned either with the relationship between variables or whether independent variables predict variation in dependent variables. Hypothesis testing and experiment survey distinction. Experimental research is mostly directly hypothesis driven. Survey research में क्या होता है? May or may not be driven by explicit hypothesis. In practice studies में involve a mixture of both type of research. अब क्या डिवीजन है? ऑर्गेनाइजेशन है टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की वजह से, और डिवीजन क्या है? एक्सपेरिमेंटल और सर्वे. एक्सपेरिमेंटल क्या है होती है? जिसमें होता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे इफेक्ट्स पड़ते हैं वो हम स्टडी करते हैं. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं ना, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है. डिपेंडेंट जो होते हैं वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता है. ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. अब सर्वे रिसर्च क्या है? relationship between variables, whether independent predicts variation in dependent. ये दोनों का, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आपस में रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हम सर्वे रिसर्च करते हैं. और इसमें हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्रिडिक्ट करे वेरिएबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट, लेकिन हो सकता है कि ना भी करे. Independent variables are experimental treatments, for example drug versus placebo, or properties of groups of participants, for example gender, occupation. Dependent variables are response or outcome measures. Gender, shopping, male shopping, female shopping. Gender या male और female क्या है? Independent है. Shopping जो है वो dependent है. मेल जो है कम शॉपिंग करते हैं, डिपेंड वो, और ये जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा करती हैं शॉपिंग. दिस इज़ अ डिवीजन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स.
An underlying causal model. Independent variables assumed either to cause or predict variation in dependent variables. हम normally यही assume करते हैं. causal model क्या है? causal model यही है कि जी हम normally हम यही assume करते हैं कि जी जो independent variable है वो predict करता है behavior या variation dependent. Independent variables are assumed to cause variation when independent variable is an explicit manipulation. For example, drug causes memory deficit. Drug क्या है? Independent है. Memory deficit क्या है? Dependent variable है. Cause and effect explain करते हैं. Independent variables assumed to predict when not under direct experimental control. For example, gender differences in hazard perception. Gender, male, female, independent, hazard perception is dependent variable. Levels of measurement. Traditional classification scales की हमने देखी थी. measurement की जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम scales define करते हैं. scales की जब हमने बात की तो हमने कहा था जो major most important है nominal है, ordinal है, interval है और ratio है. अब nominal scale क्या होता है? values identify categories but magnitudes have no meaning. For example, gender, nationality, nominal scale कहते हैं इसे. Ordinal क्या है? Values allow rank ordering but intervals between scales points may be unequal. For example, occupational levels, university hierarchy. Occupational levels कैसे? हम अगर ऑक्यूपेशनल लेवल्स की जगह हम एक और एग्जांपल ले लें कि सैलरी ब्रैकेट्स बना दें कि पहली जो ब्रैकेट है सैलरी की हमने टैक्स रेट के लिए वो है 10,000 से 1 लाख. फिर दूसरी ब्रैकेट है 1 लाख से 1.5 लाख. तीसरी ब्रैकेट है 1.5 लाख से 2.5 लाख. तो इनके दरमियान जो ब्रैकेट्स के दरमियान पहले में डिफरेंस, पहली ब्रैकेट में 90,000 का डिफरेंस है, दूसरी में 50,000 का, तीसरी में 1 लाख का, 100,000 का. तो ये डिफरेंसेस जो हैं वेरिएशन ये क्या है? अनइक्वल है. तो दिस विल बी कॉल्ड एन ऑर्डिनल स्केल. अब अगर मेजरमेंट्स इक्वल हो जाएं तो क्या होगा? इसे हम कहेंगे इंटरवल स्केल. मेजर्स आर कंटिन्यूस विद इक्वल इंटरवल्स बिटवीन पॉइंट्स. arbitrary 0 point, for example Fahrenheit, Celsius टेम्परेचर स्केल, इनके दरमियान जो मेजरमेंट है वो इक्वल होती है. हर एग्जैक्ट एक पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा. रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल डेटा बट आल्सो हैज ट्रू 0 point. फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम, केल्विन टेम्परेचर. रेशियो क्या है? बेसिकली बताता है दो वेरिएबल्स की आपस में रेशियो बताता है. रिएक्शन टाइम, इंडिविजुअल और रिएक्शन टाइम, उसको कितना टाइम मिलेगा. इसी तरह केल्विन टेम्परेचर जो है बेसिकली परसेंटेजेस में स्पेसिफाई करता है. नाउ अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट वेरिएबल्स. हमने वेरिएबल्स के टाइप्स क्या पढ़ी हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं, एक डिपेंडेंट होते हैं. अब फर्दर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो एक कंटिन्यूस होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं. कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? वेरी रीजनेबली स्मूथली अक्रॉस द रेंज measured value of variable proportional to the amount of quantity being measured. For example, GSR, reaction time. Discrete क्या होता है? Take a limited number of values often used to represent categories, for example gender, nationality. Although numerically coded, values does not necessarily represent amount or importance of variable. Reaction time तो हम बता सकते हैं ना कि 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटे हैं, लेकिन हम जेंडर को कैसे बताएंगे? मेल और फीमेल है. अब मेल को हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कैसे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर उसकी कोडिंग करते हैं. मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, या यंग एंड ओल्ड को. Continuous variables can be reduced to discrete variables but with loss of statistical power. Continuous or very discrete.
इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन बी रिड्यूस टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स विद द लॉस ऑफ स्टैटिस्टिकल पावर, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। नाउ डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स अ पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, प्रोवाइड an overview of the attributes of the data set. These include measurement of central tendency, frequency, histograms, mean, median, mode, जैसे हमने पहले भी बात की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से, मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्पर्शन, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लाइकवाइज इन्फ्रेंशियल क्या है, डिफरेंट है, ऑपोजिट है इसका। प्रोवाइड मेजर्स ऑफ हाउ वेल योर डेटा सपोर्ट योर हाइपोथेसिस एंड इफ योर डेटा आर जनरलाइज्ड बियॉन्ड व्हाट वाज टेस्टेड। सिग्निफिकेंस टेस्ट, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, ये सारे क्या हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। एक दूसरी टाइप हमने क्या देखी, डिस्क्रिप्टिव देखी। डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट। पॉपुलेशन, अब आपके सामने रोज हैं, कॉलम्स हैं, इनके अंदर नंबर्स सारे लिखे हुए हैं। ये सारी पूरी हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन का अगर हम मीन निकालें तो क्या 5.314 आ जाता है। पूरी पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ उनका मीन लें तो इतना मीन आ जाता है। पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ये फिगर्स जो हैं इन सारी 500 हैं, 500 वैल्यूज़ हैं। इंडिविजुअल वैल्यूज़ कोई भी आप ले सकते हैं, 1, 8, 5, 6, 10, 9, ये सारी इस पॉपुलेशन में से अगर हम एक सैंपल ड्रॉ करें तो, और सैंपल हम ले लेते हैं 9 वैल्यूज़ का हमने एक सैंपल ले लिया, 500 में से 9 का सैंपल ले लिए। नीचे हमने सैंपल लिख दिया 7, 6, 4, 9, 8, 3, 2, 6, 1। और अगर हम सैंपल मीन लें तो हमारे पास क्या आता है, 5.111 आ जाता है, विच इज़ क्लोज टू 5.314 which was the population mean। तो इसका क्या मतलब कि हमारा सैंपल जो है वो approximately truly represents the population। पॉपुलेशन का मीन हमने निकाल लिया, वैल्यूज़ हैं 500 वैल्यूज़ हैं, 500 वैल्यूज़ थी, उसका मीन था 5.314। अब हमने क्या किया, उसमें से सैंपल 9 वैल्यूज़ हमने निकाल ली, कोई सी 9 रैंडमली 9 निकाल ली। जो 9 वैल्यूज़ आई उनका मीन देखा 5.111 आ गया, और 5.111 इज़ क्लोज टू 5.314 जो कि हमारा पॉपुलेशन मीन है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल है वो ट्रूली, अप्रॉक्सीमेटली ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। फिर अगर हम एक और सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं और हमारा मीन उसका आ जाता है 4.75 आ जाता है, तो अब 4.75 और 5.3 में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मीन है वो ट्रूली नहीं क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा पॉपुलेशन को, टू सम एक्सटेंट कर रहा। अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक हमने मेजर्स पहले भी देखे थे। पैरामीट्रिक मेजर्स क्या होते हैं, सिंपल सी एक बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक दोनों के दरमियान एक डिस्टिंक्शन है। पैरामीट्रिक जो होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करते, बस दैट इज इट। ये डिफरेंस है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में, कि पैरामीट्रिक जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते।
Parametric tests are restricted to data that show a normal distribution, are independent of one another, are on the same continuous scale of measurement. Non-parametric tests are used on data that show an other than normal distribution, are dependent or conditional on one another, in general do not have a continuous scale of measurement. For example, the length and weight of something is parametric. Did the bacteria grow or not? Yes or no is non-parametric. पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर हम देखें, पहला पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है? जी टेस्ट है. Based on normal probability distribution, n is used when it is used for judging the significance of several statistical measures, particularly mean, mode and coefficient of correlation. Mean की वैल्यू, मोड की वैल्यू, coefficient of correlation, इसको क्या, इसकी significance देखने के लिए हम Z टेस्ट यूज करते हैं. Z टेस्ट हम कब यूज करते हैं? Z स्टैटिस्टिक या Z टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमने मीन की वैल्यू है, मोड की वैल्यू है या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिया है, अब हमने उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है, P वैल्यू ढूंढनी है, तो हम Z टेस्ट निकालते हैं. T टेस्ट कब यूज करते हैं? हमने Z टेस्ट, T टेस्ट ये सारे पहले एक दफ़ा पिछले सेशन में, उससे पिछले सेशन में एक दफ़ा सारे गो थ्रू कर चुके हैं. अब हमने सिर्फ ये देखना है कि है क्या और कब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके बाद हम SPSS में से कैसे यूज़ करते हैं. T टेस्ट बेस्ड ऑन T डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कंसिडर्ड an appropriate test for judging the significance of a sample mean or difference between the means of two sample. सैंपल का जब हम मीन निकाल लें तो हम क्या, दो सैंपल्स के हमने दो मीन्स निकालने में, उनका अगर देखें, उनका हम सिग्निफिकेंस देखना चाहें तो हम टी टेस्ट निकालते हैं. टी टेस्ट जो है वन टेल भी होता है, टू टेल भी होता है. chi-square distribution. A parametric test is used for comparing a sample variance to a theoretical population variance. हम इसमें क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं सैंपल का वेरिएंस और हमारे जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है उससे, उसका हम करते हैं आपस में कंपैरिजन. तो इससे क्या आ जाता है? chi-square डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और ये बेसिकली हमें बताता है सिग्निफिकेंस, रिलेशनशिप of the two variables. F test is used to compare the variance of two independent samples. अगर दो independent samples हों, इन दोनों के दरमियान अगर variance का हमने comparison करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? F test. इसे हम ANOVA भी कहते हैं. ANOVA भी दो तरह का होता है, एक पैरामीट्रिक होता है, एक नॉन पैरामीट्रिक होता है. जो पैरामीट्रिक ANOVA है उसे हम F टेस्ट भी कहते हैं. नाउ अभी हमने पहले बात कर रहे थे पैरामीट्रिक टेस्ट, अब है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. कौन कौन से? साइन टेस्ट, अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग सम सिंगल वैल्यू फॉर अ गिवन डाटा. एक डाटा है, उसमें से हमने एक सिंगल वैल्यू निकाल ली और उसको हमने हाइपोथेसिस के लिए अगर टेस्ट करें तो उसे हम साइन टेस्ट कहते हैं. Fisher-Irwin test, test of hypothesis concerning no difference among two or more sets of data. जब हम दो या दो से ज़्यादा हमारे पास सेट्स ऑफ डाटा हों या वेरिएबल्स हों, उनके दरमियान अगर हम ये एज्यूम कर ले कि देयर इज़ नो डिफरेंस, तो फिर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए फिशर-इर्विन टेस्ट यूज़ करते हैं. केंडाल्स कोफिशिएंट और कॉन्कॉर्डेंस टेस्ट, ये हम कब यूज़ करते हैं? टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, नॉन पैरामीट्रिक वेरिएबल्स. कि जब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग कौन सी होती है? जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं करते. तब हम क्या करते हैं? हम उनका अगर रिलेशनशिप आपस में हमने देखना हो तो हम केंडाल्स कोफिशिएंट टेस्ट यूज़ करते हैं.
क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, या हम इसे एनोवा भी कहते हैं। अभी मैंने बताया एक पैरामीट्रिक एनोवा होता है, एक नॉन पैरामीट्रिक होता है। ये नॉन पैरामीट्रिक एनोवा इसे कहते हैं। ये कब हम यूज़ करते हैं? जब वेरिएशंस हमने देखनी हो एक गिवन डाटा के अंदर, तो हम क्या करते हैं? एनोवा टेस्ट लगा लेते हैं। काई-स्क्वायर टेस्ट, काई-स्क्वायर टेस्ट भी हमने पहले देखा था पैरामीट्रिक टेस्टिंग में, अब हम देख रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग में। नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग में काई-स्क्वायर टेस्ट कब यूज होता है? जब हम क्या करते हैं? टू डिटर्मिन इफ कैटेगोरिकल डाटा शोज डिपेंडेंसी और इफ द क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। वही बात, रिलेशनशिप देखते हैं हम दो वेरिएबल्स के दरमियान कि डिपेंडेंट हैं या नहीं, एक वेरिएबल की वजह से दूसरा इफेक्ट होता है या नहीं होता। नाउ दिस इज अ जर्नलाइज्ड मैप ऑफ पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अभी जैसे हमने इस पूरे सेशन में इसी पे बात की थी, यही वो रोड मैप था जो हमने देखा था। पहले तो रिसर्च क्वेश्चन देखते हैं, वो हमें बताता है हमें क्या चाहिए। हमने रिलेशनशिप देखना है वेरिएबल्स के दरमियान या डिफरेंस देखना है। अगर हमने कहते हैं रिलेशनशिप देखना है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? कॉरिलेशन और रिग्रेशन यूज़ करते हैं। फिर कॉरिलेशन के अंदर फर्दर आगे टेस्ट है स्पीरमैन्स रैंक कॉरिलेशन देख सकते हैं हम। फिर रिग्रेशन में एक रिग्रेशन एनालिसिस होता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, हम कहते हैं हमने वेरिएबल्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप की बजाय डिफरेंसेस देखने। फिर क्या करते हैं हम? बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, बिटवीन मीन्स या बिटवीन वेरिएंसेस। तीन सिचुएशंस हैं। अगर तो वेरिएंसेस के दरमियान हमने देखना है, डिफरेंस देखना है, तो हम कौन सा एफ टेस्ट यूज़ करते हैं? बिटवीन वेरिएंसेस। अगर हमने मीन्स के दरमियान देखना है तो फिर हम देखते हैं कि दो सैंपल्स हैं या दो से ज़्यादा हैं। अगर तो दो सैंपल्स हैं तो फिर हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। दो सैंपल्स और पैरामीट्रिक सैंपल्स हैं तो फिर हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर नॉन पैरामीट्रिक सैंपल्स हैं, दो सैंपल्स हैं, कब? जब हम देख रहे हैं डिफरेंसेस देख रहे हैं दो मीन्स के दरमियान, और फिर हम देख रहे हैं पैरामीट्रिक में देखेंगे तो टी टेस्ट लगाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक में देखेंगे तो फिर हम दो टेस्ट हैं, एक साइन टेस्ट और एक रैंक सम टेस्ट, ये अभी हमने देखे थे। फिर हम देखते हैं अगर दो सैंपल्स से ज़्यादा हों, तीन हों या उससे ज़्यादा मीन्स हों, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पैरामीट्रिक एनोवा देखेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी जिसे कहते हैं। फिर और अगर हमने पैरामीट्रिक है तो एनोवा देखेंगे, और नॉन पैरामीट्रिक है तो फिर हम क्या करेंगे? क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट देखेंगे। अगर इंडिपेंडेंट सैंपल्स, अगर डिपेंडेंट्स हैं, रिलेटेड सैंपल्स, तो फ्रीडमैन टेस्ट देखेंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशंस, तो हम फिर दो चीज़ें देखते हैं उसमें कि बिटवीन वन ऑब्जर्व सैंपल एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या फॉर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर तो उसमें हम देखें कि अगर एक सैंपल है और एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम फिर काई-स्क्वायर लगा लेते हैं, या फिर हम दूसरी सिचुएशन में हम काई-स्क्वायर लगाते हैं किसके लिए? इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए। एक हम लगाते हैं डिपेंडेंट के लिए, एक हम इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए लगाते हैं। So this was the roadmap, this was the theme of hypothesis testing, कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो रिसर्च क्वेश्चन देखना है, फिर देखना है हमने कि हमने क्या चीज़ ढूंढनी है, रिलेशनशिप ढूंढना है या डिफरेंसेस ढूंढने हैं। रिलेशनशिप ढूंढने हैं तो फिर हमने देखना है कि कौन सी इस पे टेस्ट लगेंगे, कॉरिलेशन लगता है, रिग्रेशन लगता है। अगर डिफरेंसेस देखने हैं तो फिर हमने देखना है डिफरेंसेस किस में डिफरेंसेस? वेरिएंसेस में, बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशंस, बिटवीन वेरिएंसेस, बिटवीन मीन्स। तीन सिचुएशंस हैं। फिर हमने हर तीनों सिचुएशन में देखना है पैरामीट्रिक टेस्टिंग और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देखने हैं। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि हमने
हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या था और हमने क्या ढूंढना है और हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। आज के सेशन की इम्पोर्टेंस ही ये है कि हमने ये देखना है कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगता है। अब एक स्टैटिस्टिकल टेबल हम देख लेते हैं। इसी बात को फर्दर हम अगर कैरी फॉरवर्ड करें अपनी ऐसी हम चीज़ की हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ही, हम उसके टेस्ट लगाने के लिए हमने कौन सा टेस्ट लगाना है, इसी बात की इंपॉर्टेंस को अगर दोबारा देखें, लेवल ऑफ मेजरमेंट अगर के हिसाब से देखें, कॉलम्स बने हुए। अब पहला कॉलम है लेवल ऑफ मेजरमेंट का, फिर उसके बाद सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आखिरी है कोरिलेशन का। लेवल ऑफ मेजरमेंट में हमने देखना है कि कौन कौन से हैं रोज़ के अंदर। पहला है नॉमिनल है, रैंक या ऑर्डिनल है, दूसरा फिर तीसरा इंटरवल या रेशियो है। अब अगर उसके बाद सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, एक सैंपल हो तो क्या होगा, दो सैंपल हो और दो में फिर फर्दर डिवीजन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो, फिर दो से ज़्यादा सैंपल हो, के नंबर ऑफ सैंपल्स हों, एक सैंपल, दो सैंपल, दो से ज़्यादा, जिसे हम के नंबर ऑफ सैंपल करते हैं, फिर उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट देखना है हमने। अब अगर हम देखते हैं कि नॉमिनल मेजरमेंट क्या है, हमारी नॉमिनल है और एक सैंपल है तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, काई स्क्वायर लगाएंगे। दो सैंपल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल है तो भी काई स्क्वायर लगाएंगे। अगर हमारे डिपेंडेंट हो जाए तो एस काई स्क्वायर लगाएंगे। फिर अगर दो से ज़्यादा हो इंडिपेंडेंट तो काई स्क्वायर है, फिर अगर डिपेंडेंट हो तो कॉचरॉन्स क्यू टेस्ट है। रैंक या ऑर्डिनल है तो इसी तरह हम उसके अंदर भी देखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगता है। फिर एंड के ऊपर एक लास्ट कॉलम है, उसमें देखेंगे कि नॉमिनल डाटा जो होता है, नॉमिनल मेजरमेंट के ऊपर हमारी कोरिलेशन अप्लाई नहीं होती। रैंक और ऑर्डिनल पे स्पीयरमैन्स हमारा आर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। फिर अगर पैरामीट्रिक हो, इंटरवल या रेशियो, हमें रेशियो स्केल्स में हमारी मेजरमेंट हो, तब अगर हम कोरिलेशन अप्लाई करें तो हमारा पियर्सन्स आर, हम पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, आर की वैल्यू ढूंढते हैं। सो दिस वाज समरी टेबल फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ये हमें बताता है टेबल कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट है, कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अब हम क्विकली देखते हैं कि आज के सेशन में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। सबसे पहले तो हमने देखा कि डिज़ाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, हाइपोथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे, नल होता है, एक ऑल्टरनेट होता है। फिर क्रिटिकल प्रोसीजर हमने देखा कि क्रिटिकल प्रोसीजर, वैसे तो अगर हमने जो पिछले सेशंस में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक प्रोसीजर पढ़ा था, वो एक एलैबोरेटेड प्रोसीजर था, 8 स्टेप प्रोसीजर था, उसमें और भी बहुत सारी कंसिडरेशंस हमने देखी थी। लेकिन अगर हमने एक क्रिटिकली हमने देखना है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है हमने स्टैटिस्टिकली, तो हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा H0 और H1 क्या है, फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर हम उससे सैम्पल ड्रॉ करेंगे, सैम्पल की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, मीन की वैल्यू, वेरिएशन हम देखेंगे, हम मीन, मोड, मीडियन देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। फिर जब हमने वो कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद हम अपना टेस्ट लगाएंगे, पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देखेंगे। उस टेस्ट की बेस पे हम एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखेंगे प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, फिर वो देखेंगे उसको और हम अपनी सिग्निफिकेंस वैल्यू का आपस में कंपेयर करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट है, रिजेक्ट करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट है, उस रिजल्ट की बेस पे फिर हम इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो डिराइव करते हैं और हम डिसीजन लेते हैं। फिर हमने रिसर्च प्रोसेस भी देखा, रिसर्च प्रोसेस कैसे शुरू होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, वो हमने एक साइकिल पूरा देखा कि कैसे स्टार्ट होता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि अगर हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना है तो किस तरह करना है, बाय टाइप कर सकते हैं,
बाय टेस्ट कर सकते हैं, बाय हम पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक सिचुएशंस में हम कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसमें हमने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग देखी। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखी पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस क्या है। एक अगर हम लाइन दोनों में ड्रॉ कर लें, अगर सिंगल एक पॉइंट हम देखें, एक बात देखें कि पैरामीट्रिक में क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करते। तो ये आज के सेशन का एक समरी थी, क्रक्स था, जिसके अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हम रिज़ल्ट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारे क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम SPSS कैसे यूज़ करेंगे। हम पहले एक्सेल यूज़ करेंगे, डाटा एंट्री कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे होती है, फिर उसको हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं SPSS में, SPSS में कैसे हम फिर टेस्ट रन करते हैं और रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।